नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प बातचीत पर गौर कर रहे हैं। ये पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के विचारों पर आधारित है। नागरिकता का मतलब क्या है, लोकतंत्र कैसे काम करता है और समाज में बदलाव आता कैसे है। हाँ, और ये बातचीत इसलिए भी खास है क्योंकि ओबामा, जो खुद अमेरिकी इतिहास के एक अहम मोड़ पर प्रेसिडेंट रहे, बिल्कुल। वो हमेशा इस कश्मकश पर बात करते हैं कि बदलाव अंदर से आता है या बाहर के दबाव से। हाँ, सिस्टम के अंदर रह के काम करना बनाम सिस्टम पर बाहर से प्रेशर बनाना। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, उनके अनुभवों और सोच को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ ओबामा की कहानी नहीं है, ये एक तरह से हर लोकतंत्र की कहानी है। वो बार बार इसी बैलेंस पर आते हैं कि आम नागरिक की क्या भूमिका है और जो लोग सिस्टम में हैं उनकी क्या जिम्मेदारी है। दिलचस्प बात यह है कि ओबामा बताते हैं कि जब वो जवान थे तो उनका कोई सपना नहीं था कि वो राष्ट्रपति बनेंगे। अच्छा। हाँ, वो तो सामाजिक आंदोलनों से प्रेरित थे, खासकर अमेरिका का जो सिविल राइट्स मूवमेंट था। लोग जैसे बॉब मोजेस, डैन नैश, जो फ्रीडम राइडर्स थे, जिन्होंने सीधे एक्शन लिया था नस्ल भेद के खिलाफ, वो उनके हीरो थे। हाँ, और सिर्फ अमेरिका के ही नहीं, वो दुनिया भर के आंदोलनों का जिक्र करते हैं। पोलैंड में सॉलिडारिटी मूवमेंट, बर्लिन की दीवार का गिरना, चीन का तियानानमेन स्क्वायर, फिलीपींस में पीपल पावर। हाँ, इन सब में उन्होंने देखा कि कैसे आम लोग ताकतवर सिस्टम के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। लेकिन, और ये महत्वपूर्ण है, ओबामा ये भी मानते हैं कि सिर्फ बाहर से आवाज उठाना काफी नहीं होता। मतलब जैसे सिविल राइट्स मूवमेंट की ही बात करें तो उसमें मार्टिन लूथर किंग और अनगिनत लोगों का साहस तो था ही। बिल्कुल, वो तो नींव थी, वो तो चाहिए ही था। लेकिन उस आंदोलन की जो मांगे थीं, उनको असल कानून बनाने के लिए आपको लिंडन बी जॉनसन जैसे लोग भी चाहिए थे, जो उस वक्त सिस्टम के अंदर थे, राष्ट्रपति थे। अच्छा, यानी अंदर का आदमी भी चाहिए जो उसे लागू करे। एग्जैक्टली। सड़क का जोश और सत्ता के गलियारों की जो तिकड़म होती है, वो भी दोनों चाहिए। बदलाव ऐसे ही आता है। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं उनके हिसाब से। इसीलिए शायद वो कहते हैं कि लोकतंत्र में सबसे अहम पद कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का नहीं, बल्कि नागरिक का है, क्योंकि शुरुआत वहीं से होती है। हाँ, बिल्कुल। नागरिक ही तो हैं जो बदलाव की कल्पना करते हैं ना। वो एकजुट होते हैं, आवाज उठाते हैं, दबाव बनाते हैं। लेकिन फिर सिस्टम के अंदर ऐसे लोग चाहिए जो उस एनर्जी को, उस मांग को पॉलिसी में, कानून में बदल सकें। और ओबामा ने तो खुद दोनों भूमिकाएं निभाई हैं, कभी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर के तौर पर बाहर, कभी राष्ट्रपति के तौर पर अंदर। हाँ, बिल्कुल। और वो मानते हैं कि ये जो खींचतान है, ये जो बाहर से प्रेशर आता है, ये लोकतंत्र के लिए हेल्दी है, जरूरी है। भले ही जो लोग पावर में हैं उन्हें कभी-कभी ये इरिटेटिंग लगे। हाँ, लगता ही होगा। हाँ, पर यही एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। आवाज उठनी चाहिए और अंदर वालों को सुनना भी चाहिए। और बैलेंस भी बनाना पड़ता है। सबको सब कुछ नहीं मिल सकता हर वक्त। लेकिन ओबामा आज के समय को लेकर काफी चिंता भी जताते हैं। उन्हें लगता है कि लोकतंत्र के प्रति जो एक कमिटमेंट होनी चाहिए, वो कमजोर पड़ रही है। हाँ, उनकी चिंता का एक बड़ा कारण ये है कि कुछ नेता जो सत्ता में हैं या सत्ता में आना चाहते हैं, वो अब उदार लोकतंत्र, लिबरल डेमोक्रेसी के जो बेसिक आइडियाज हैं, उन पर ही सवाल उठा रहे हैं या उन्हें अनदेखा कर रहे हैं। और यहाँ उदार का मतलब लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स से नहीं है। नहीं, वो संस्थागत मूल्यों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। जैसे कानून का शासन, आजाद जुडिशरी, प्रेस की आजादी, शांति से विरोध करने का हक और ये मानना कि भाई अलग-अलग मत हो सकते हैं और हमें मिल बैठ के समझौता करना पड़ेगा। और वो ये भी कहते हैं कि जब सरकार के अंदर ही लोग जो गलत हो रहा है उस पर नहीं, आप ये नहीं कर सकते कहने वाले नहीं बचते। जब लोग अपनी संवैधानिक शपथ को सीरियसली नहीं लेते, तो लोकतंत्र अपने आप नहीं चलता। नहीं चलता, बिल्कुल नहीं। ये कोई ऑटो पायलट मोड वाली चीज नहीं है। अगर वो चेक्स और बैलेंसेस कमजोर पड़ जाएं तो देश धीरे धीरे तानाशाही की तरफ खिसकने लगता है। वो हंगरी जैसे देशों का उदाहरण देते हैं। हाँ, जहाँ चुनाव तो होते हैं। हाँ, चुनाव होते हैं, लेकिन बाकी जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, कोर्ट्स, मीडिया, वो सब खत्म कर दी जाती हैं। ओबामा मानते हैं कि अमेरिका अभी उस स्थिति में नहीं पहुंचा है, पर खतरा है कि इस तरह के व्यवहार को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है उनका, अमेरिकी असाधारणता या अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म पर। वो बताते हैं कि जब वो राष्ट्रपति बने थे तो इराक युद्ध वगैरह की वजह से दुनिया में अमेरिका की इमेज खराब थी। हाँ, और उन पर यह आरोप भी लगा था कि वो माफी टूर पर हैं, दुनिया भर में जाकर अमेरिका की गलतियों के लिए माफी मांग रहे हैं। हाँ, लेकिन ओबामा का तर्क अलग है। वो कहते हैं कि अमेरिका की असली असाधारणता उसकी मिलिट्री पावर या इकोनॉमी में नहीं है।
तो फिर किस में है? वो इस बात में है कि ये दुनिया का शायद अकेला ऐसा बड़ा देश है जो दुनिया के हर कोने से आए लोगों से मिलकर बनाए। मतलब हर रंग, हर मजहब, हर भाषा के लोग। हम्म। और इन सबको जोड़ने वाला गोंद क्या है? ओबामा कहते हैं ये लोकतंत्र का एक तरह से पागलपन भरा प्रयोग है। ये आइडिया कि इतने अलग अलग लोग एक साथ रह सकते हैं, एक विचार से बंधकर। और मिलकर कुछ अच्छा बना सकते हैं। हाँ, यही अमेरिका को खास बनाता है, असाधारण बनाता है। वो कहते हैं हमें इसी विचार पर गर्व करना चाहिए, वापस इसे अपनाना चाहिए। लेकिन फिर सवाल उठता है कि ये विचार और लोकतंत्र खुद आज इतने दबाव में क्यों हैं? ओबामा कुछ लंबे समय से चल रहे ट्रेंड्स की बात करते हैं। हाँ, इसमें पहला बड़ा फैक्टर वो मानते हैं ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी को। इनसे एक विनर टेक ऑल इकोनॉमी बनी है। मतलब पूरी दुनिया में देखें तो गरीबी कम हुई है, लेकिन खासकर पश्चिमी देशों के अंदर असमानता बढ़ी है। बहुत ज़्यादा बढ़ी है। जिनके पास खास स्किल्स थी, एजुकेशन थी, पैसा था, वो तो बहुत आगे निकल गए। लेकिन बाकी लोग या तो वहीं रह गए या पीछे छूट गए। इससे जाहिर है समाज में एक तनाव पैदा हुआ। और दूसरा बड़ा फैक्टर हमारा इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम, जिस तरह से हमें खबरें मिलती हैं, इंटरनेट, सोशल मीडिया। बिल्कुल। इसने एक तो इस बढ़ती हुई असमानता को और ज्यादा साफ साफ दिखा दिया। ओबामा एक उदाहरण देते हैं कि कैसे केन्या के एक दूर दराज गांव का किसान भी अपने फोन पर कार्डाशियंस की सुपर रिच लाइफस्टाइल देख सकता है। हाँ, वो कॉन्ट्रास्ट दिखता है। हाँ, और दूसरा इसने कल्चरल टकराव, पहचान की राजनीति, इन सबको भी हवा दी है। लोग एक दूसरे के जो डिफरेंस हैं उनको लेकर ज्यादा सजग हो गए हैं और कई बार ज्यादा अनकंफर्टेबल भी। और इसने बड़े पैमाने पर माइग्रेशन की जानकारी और इच्छा को भी बढ़ाया है। तो ये सारे बदलाव आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ये लोगों में एक तरह की असुरक्षा पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल। और जब लोग असुरक्षित महसूस करते हैं, जब उन्हें लगता है कि दुनिया बदल रही है और वो पीछे छूट रहे हैं, तो फिर सोशल ट्रस्ट यानी एक दूसरे पर और संस्थाओं पर भरोसा वो कम होता है। और लोकतंत्र तो भरोसे पर ही चलता है। एग्जैक्टली। तो इस असुरक्षा का नतीजा हम देख रहे हैं दुनिया भर में एक तरह की प्रतिक्रिया, एक बैकलैश के रूप में, जो अक्सर उन ताकतों को मजबूत करती है जो लोक लुभावन है और कई बार अलोकतांत्रिक भी। और इसमें ओबामा एआई रेवोल्यूशन को एक और बड़े डिस्रप्शन के तौर पर जोड़ते हैं, जो शायद व्हाइट कॉलर जॉब्स को भी प्रभावित करेगा और इस उथल-पुथल को और तेज कर सकता है। हाँ, वो कहते हैं इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब आते हैं तकनीक, खासकर सोशल मीडिया के रोल पर। इस पर ओबामा काफी विस्तार से बात करते हैं। शुरुआत में तो इसे लेकर बड़ी उम्मीदें थी, है ना? उनके अपने 2008 के कैंपेन में तो इसका बहुत बड़ा रोल था। फिर अरब स्प्रिंग जैसे आंदोलन हुए। हाँ, बिल्कुल। शुरू में लगा कि ये तो डेमोक्रेसी का टूल है, लोगों को जोड़ने का, आवाज उठाने का। लेकिन तस्वीर बहुत जल्दी बदल गई। कहाँ गड़बड़ हुई? प्रॉब्लम तब बढ़ी जब सोशल मीडिया कंपनियों का जो बिजनेस मॉडल है वो पूरी तरह से विज्ञापन पर टिक गया। अब विज्ञापन बेचने के लिए क्या चाहिए? लोगों का ध्यान, एंगेजमेंट। हाँ, लोगों का अटेंशन और एंगेजमेंट। और बहुत जल्द ये पता चल गया कि गुस्सा, नफरत, लड़ाई झगड़ा, साजिश वाली कहानियां, ये चीजें लोगों का ध्यान खींचने और उन्हें उलझाए रखने में ज्यादा असरदार हैं। अच्छा, तो मतलब एल्गोरिदम ही ऐसे बन गए जो इन चीजों को बढ़ावा दें। हाँ, क्योंकि बिजनेस मॉडल यही डिमांड करता था। इसका नतीजा क्या हुआ? वो जो एक साझा सच्चाई या साझा संस्कृति होती थी, जैसे पहले शायद ज्यादातर लोग एक ही न्यूज़ चैनल देखते थे या एक ही अखबार पढ़ते थे। हाँ, एक कॉमन ग्राउंड होता था बात करने हाँ, का। वो खत्म हो गया। लोग अपने अपने इंफॉर्मेशन बबल्स में, अपने इको चेम्बर्स में बट गए, जहां उन्हें वही सुनाई देता है, वही दिखाई देता है जो वो पहले से मानते हैं। और इससे जो लोक लुभावन नेता हैं, जो डेमागॉग्स हैं, उनके लिए समाज को हम बनाम वो में बांटना, नफरत फैलाना ये बहुत आसान हो गया। ओबामा के लिए शायद सबसे बड़ी चिंता यही है कि अब बुनियादी तथ्यों पर ही सहमति बनाना मुश्किल हो गया है। वो एक लॉन मोवर वाला मजेदार उदाहरण देते हैं। हाँ, वो मजाक में कहते हैं कि अगर कोई बहस में कहे कि देखो ये मेज नहीं है, ये असल में एक लॉन मॉवर है, घास काटने की मशीन है, तो आप उसे क्या बहस करेंगे, है ना? हाँ, कहाँ से शुरू करेंगे बहस? ये चुनाव कौन जीता या ये फैक्ट है भी या नहीं। तो फिर लोकतंत्र का जो विचारों का बाजार वाला आइडिया है कि अलग अलग विचार टकराएंगे और सच सामने आएगा, वो काम ही नहीं कर सकता। वो पुरानी सोवियत केजीबी और आजकल के कुछ राजनीतिक रणनीतिकार जैसे स्टीव बैनन की रणनीति का भी जिक्र करते हैं कि लोगों को अपनी बात पर यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस इतना ज्यादा झूठ, इतनी ज्यादा गलत जानकारी फैला दो कि लोग सच और झूठ में फर्क करना ही छोड़ दें। वो थक जाएं, उदासीन हो जाएं, सिनिकल हो जाएं।
और ये उदासीनता, ये सिनिसिज्म, ये लोकतंत्र के लिए जहर है। बिल्कुल, क्योंकि अगर लोगों को यही नहीं पता कि किस पर यकीन करें, तो वो किसी भी चीज़ के लिए खड़े क्यों होंगे? वो एक्टिव क्यों होंगे? इससे निपटने के लिए ओबामा मानते हैं कि हमें जर्नलिज्म के नए भरोसेमंद मॉडल खोजने होंगे और शायद सोशल मीडिया के बिजनेस मॉडल पर, खासकर उनके एल्गोरिदम पर कुछ ना कुछ रेगुलेशन की जरूरत पड़ेगी। हालांकि ये बहुत मुश्किल काम है, फ्री स्पीच के साथ बैलेंस बनाना। ये सारी चुनौतियां हमें उस बात पर लाती हैं जो ओबामा अमेरिका की दो कहानियों के बारे में कहते हैं, दो नैरेटिव जो हमेशा से अमेरिका में टकराते रहे हैं। हाँ, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। वो कहते हैं, एक है बेहतर कहानी, अ बेटर स्टोरी। ये कहानी है बराबरी की, हर इंसान की गरिमा की, जिम्मेदारी की, सबके भले की। ये थॉमस पेन से शुरू होकर लिंकन, फ्रेडरिक डगलस, मार्टिन लूथर किंग तक जाती है। ये किसी एक पार्टी की कहानी नहीं है, ये अमेरिका का आइडियल है। और दूसरी कहानी? दूसरी है एक ज्यादा मतलबी कहानी, अमीना स्टोरी। ये कहानी है नस्ल की, ऊंच नीच की, कि कुछ असली अमरीकी हैं और बाकी बाहरी हैं। हाँ। ये कहानी भी उतनी ही पुरानी अमेरिका में। ये कहती है कि कुछ लोग जन्म से ही दूसरों से बेहतर हैं या उन्हें ज्यादा हक है। वो सेल्मा का जो एडमंड पेट्स ब्रिज है, जहां सिविल राइट्स मार्च करने वालों पर हमला हुआ था, हाँ। वो कहते हैं वो ब्रिज इन दो कहानियों की लड़ाई का सिंबल है। और ओबामा की चिंता ये है कि आज बड़ी-बड़ी संस्थाएं, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, लॉ फर्म्स हो, बड़ी कंपनियां हो, वो इस मतलबी कहानी के दबाव में झुक रही हैं, शायद अपने मुनाफे के लिए या डर के कारण। हाँ, बिल्कुल। उनका कहना है कि अब असली परीक्षा का समय है। पहले, खासकर अमेरिका में, जो पढ़े लिखे प्रिविलेज्ड लोग थे, उनके लिए प्रोग्रेसिव होना, अच्छे मूल्यों की बात करना आसान था। उसकी कोई खास कीमत नहीं चुकानी पड़ती थी। आप अच्छी नौकरी कर सकते थे, अच्छा पैसा कमा सकते थे और साथ में अच्छी-अच्छी बातें भी कर सकते थे। लेकिन अब शायद हालात बदल रहे हैं। हाँ, अब शायद आवाज उठाने की कीमत चुकानी पड़ सकती है। हो सकता है कोई डोनर नाराज हो जाए, कोई क्लाइंट चला जाए, सरकार आपके पीछे पड़ जाए। एग्जैक्टली। ओबामा कहते हैं कि असली कमिटमेंट तभी पता चलती है जब मुश्किल वक्त आता है। जब आपको कुछ खोने का डर होता है, तब भी अगर आप अपने उसूलों पर टिके रहते हैं, तब पता चलता है कि आपकी प्रतिबद्धता असली है या सिर्फ दिखावा। तो अब सबको सोचना होगा कि उनकी असली कमिटमेंट्स क्या हैं। इतनी सारी चुनौतियां हैं, इतनी चिंताएं हैं, लेकिन इसके बावजूद ओबामा कहते हैं कि वो आशावादी हैं। ये उम्मीद कहाँ से आती उन्हें? उनकी उम्मीद का सबसे बड़ा सोर्स है युवा पीढ़ी। वो बताते हैं कि उनका जो ओबामा फाउंडेशन है, वो इसी काम में लगा है। दुनिया भर से अगली पीढ़ी के नेताओं को ढूंढना, उन्हें ट्रेनिंग देना, उन्हें रिसोर्स देना और सबसे जरूरी उन्हें आपस में कनेक्ट करना, ताकि वो अकेला महसूस न करें। अच्छा। और ये युवा हर तरह के बैकग्राउंड से आ रहे हैं, हर समुदाय से आ रहे हैं, दुनिया के हर कोने में जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। तो उनका मानना है कि अमेरिका की वो जो बेहतर कहानी है, वो अभी लोगों के दिलों में जिंदा है। बस उसे फिर से जगाने की, उसके लिए लड़ने वालों की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल। और उन युवा नेताओं को उनका संदेश भी बहुत साफ है। वो कहते हैं कि अन्याय देखकर गुस्सा आना, अधीर होना, ये जरूरी है, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर आप सच में बदलाव लाना चाहते हैं, तो आपको लोगों को जोड़ने की राजनीति करनी होगी, घटाने की नहीं। एडिशन नॉट सब्ट्रैक्शन को खारिज नहीं कर सकते जो आपसे 100% सहमत नहीं है। आपको उन लोगों में भी कॉमन ग्राउंड ढूंढना होगा जिनसे आपके मतभेद हैं। वो अपने चुनाव प्रचार के टाइम के मीटअप ऐप का उदाहरण देते हैं। हाँ, जो ऑनलाइन लोगों को असल दुनिया में मिलने के लिए जोड़ता था। हाँ, उनका पॉइंट है कि जब अलग अलग तरह के लोग आमने सामने मिलते हैं, बात करते हैं, साथ में कुछ काम करते हैं, तो वो एक दूसरे की इंसानियत को पहचानते हैं। वो समझते हैं कि सामने वाला भी कॉम्प्लेक्स है, उसकी भी अपनी मजबूरियां हैं, अपनी उम्मीदें हैं। तब भरोसा बनता है। तो ये एक तरह से लेफ्ट या प्रोग्रेसिव साइड के लिए भी एक नसीहत है कि कई वो खुद ही लोगों को शुद्धता के पैमाने पर परख कर, छोटे छोटे गुटों में बांटकर अपने आप को अलग थलग तो नहीं कर रहे। बिल्कुल। उनका यही कहना है कि साझा मुद्दों पर साथ काम करना ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि आप हर किसी से वैचारिक शुद्धता की उम्मीद करें। एक दूसरे पर भरोसा करना और मिलकर काम करने की इच्छा रखना, ओबामा के हिसाब से यही लोकतंत्र के भविष्य की कुंजी है। तो कुल मिलाकर बराक ओबामा की इस पूरी बातचीत का सार यही निकलता है कि लोकतंत्र कोई मंजिल नहीं है, ये एक सफर है, एक लगातार चलने वाला काम है। हाँ, और इसमें नागरिकों की सक्रियता और संस्थाओं की मजबूती, ये दोनों ही बराबर के जरूरी हैं। उन्हें आज की जो बड़ी चुनौतियां हैं, बढ़ती आर्थिक असमानता, इन्फॉर्मेशन का बिगड़ता माहौल, समाज में भरोसे की कमी और खुद लोकतांत्रिक मूल्यों पर होता हमला,
इन सबको बहुत साफ तौर पर रखा है। बिल्कुल, लेकिन साथ ही उन्होंने अमेरिका की उस बुनियादी भावना को भी याद दिलाया है जो कहती है कि विविधता में भी एकता संभव है। वो बेहतर कहानी अभी भी मौजूद है। ये बातचीत वाकई सोचने पे मजबूर करती है। आज के इस दौर में जब समाज इतना बटा हुआ लगता है, जब बुनियादी सच्चाइयों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, तब हम सब अपने अपने लेवल पे उस बेहतर कहानी को कैसे जिंदा रख सकते हैं और जो हमारी अपनी प्रतिबद्धताएं हैं, उनकी परीक्षा में कैसे खरे उतर सकते हैं। शायद यही सवाल है जो हर सुनने वाले को अपने साथ लेकर जाना चाहिए। आपकी भूमिका क्या हो सकती है इसमें? क्या आप लोगों के बीच पुल बनाने की कोशिश कर सकते हैं? क्या आप अपनी संस्थाओं को, चाहे वो आपका ऑफिस हो या कॉलेज, उनके कहे हुए मूल्यों के प्रति जवाबदेह बना सकते हैं? या बस अपने आसपास के उन लोगों से बात करने की कोशिश कर सकते हैं जिनसे आप आमतौर पर असहमत होते हैं? सोचने के लिए यकीनन बहुत कुछ है।